बंगाल में 2 विधानसभा सीटों के जिस प्रकार से 15 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान जारी है, वहीं चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को इन केंद्रों पर हुई वोटिंग को रद्द कर दिया था। ये दोनों विधानसभा सीटें दक्षिण 24 परगना जिले में आती है। दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहट के 11 बूथों पर फिर से वोटिंग हो रही है और इसके अलावा डायमंड हार्बर की 4 बूथों पर भी दोबारा वोट डाले जा रहे हैं। सभी 15 मतदान केंद्रों पर शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा और उधर बीजेपी लगातार बंगाल में सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। आया इसलिए शायद वहाँ रिपोलिंग हो रही है और होना भी चाहिए। लेकिन दीपिका, अगर बात करें कल रात को जिस तरीके से ममता बनर्जी पहुंच के स्ट्रांग रूम में, फिर जो वीडियो आया, ईवीएम टेम्परिंग की बात चल रही, चल क्या रहा है इलेक्शन? ये हताशा निराशा के चरम स्थिति पे पहुंच गए ममता बनर्जी। जो बोल देती थी 294 सीट में मैं लड़ रहा हूं और ठाठ से जीतती थी, आज गली गली प्रचार करना पड़ रहा है। चुनाव के दिन सुबह से निकल करके जाके फुटपाथ में खड़ा होना पड़ रहा है। उसके बाद भी अब स्ट्रांग रूम में जाके स्ट्रीट ड्रामा करना, केवल अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि कम से कम काउंटिंग तो हॉल में जाएं, नहीं तो निकलने वाले नहीं, ये स्थिति है। और एग्जिट पोल और लोगों का जो वोटिंग करने का ट्रेंड रहा ना, उससे साफ पता चल गया कि उनका जाने का समय आ गया है। कल शाम को उन्होंने एक पहले वीडियो अपना जारी किया जिसमें उन्होंने बाकायदा कहा कि वी आर गोइंग टू विन, हम जीत रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, जीत गए तो फिर वहाँ स्ट्रांग रूम में क्यों हल्ला कर रहे हैं आप? कोई दूसरा वीडियो जारी करके बोले लूट हो रहा है, इधर बोले सेंट्रल फोर्स कब्जा कर लिया बूथ को, र्यूमर फैला करके और जीतने का प्रयास कार्यकर्ता को। अभी इस बार उनके पास इशू क्या था? पहले था एसआईआर करने नहीं देंगे, फिर चुनाव कमीशन, फिर सेंट्रल फोर्स, अभी स्ट्रांग रूम ईवीएम, ये उनका इशू है, इसके खिलाफ वो लड़ रही है। तो जनता तो उनके खिलाफ लड़ रही ना। अब लोगों ने शिकायत भी नहीं की, दोपहर बाद पता लगा, दिन भर से वह टेप चिपका हुआ था। ऐसी बहुत सारी अनियमितता टीएमसी करती आई है, पर इस बार सेंट्रल फोर्स ने और चुनाव आयोग ने काफ़ी शक्ति की थी। उससे मैं ये कह सकता हूँ कि हर बार की तुलना में यहाँ पर इस बार चुनाव ठीक हुए हैं। लोगों ने मतदान किया है, भय मुक्त मतदान किया है, ये बहुत बड़ी बात है। जब भय मुक्त मतदान होता है तो लोग परिवर्तन उसमें देखते हैं और मुझे लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन बंगाल में होने जा रहा है। जबलपुर में एक बड़ी घटना हो गई, नहीं, दुखद है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं और इससे हमारी पर्यटन की गतिविधियां बहुत प्रभावित होगी, क्योंकि पर्यटन में जब आदमी जाता है पर्यटन के लिए तो सुरक्षा चाहता है। यदि सुरक्षा नहीं है तो ये हमारी व्यवस्था में एक प्रश्न चिन्ह है। तो मुझे लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश भी दिए हैं और इस दिशा में जो भी जिम्मेदार लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। जैसा पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल को लेकर अब बौखलाहट साफ नजर आ रही है ममता बनर्जी, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, बौखलाहट नहीं, उनको समझ में आ गया है कि अब हम हार रहे हैं। मुझे तो ये भी पता है कि उनके भतीजे ने बंगाल छोड़ दिया, वो कहीं पर छुप के रह रहे, ऐसा मुझे पता लगा। बंगाल में नहीं है उनके भतीजे। देखिए क्या है कि ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग हताश और निराश हैं। वो चुनाव हार चुके हैं, अब वो उसके कारण ढूंढ के इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं। तो वो किस पे इल्ज़ाम लगाएंगे? बंगाल की जनता पे इल्ज़ाम लगाएंगे? भाई प्रशासन और पुलिस सरकार अभी भी आपके, मुख्यमंत्री अभी भी आप हैं, इलेक्शन कमीशन उसको मॉनिटरिंग कर रहा है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन आप स्ट्रांग रूम में घुस के आधे घंटे अगर रहेंगी, क्या संदेश देना चाहती हैं? आप इंतज़ार करिए चुनाव के नतीजे का, और चुनाव का नतीजा आपके फेवर में नहीं है तो बौखलाइए मत। सारे सेफोलॉजिस्ट, सारे वरिष्ठ पत्रकार, सारे वहाँ के समीक्षक सब आपके अगेंस्ट हैं, अगेंस्ट दिखा रहे हैं। और जनता का मूड भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो आप थोड़ा सब्र कर लें। ममता दीदी की टीएमसी को बंगाल की महान जनता ने रिजेक्ट कर दिया और अब चुनाव आयोग के देखरेख में, इलेक्शन कमीशन के देखरेख में सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। अंत में काउंटिंग कराना है तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक ढंग से
काउंटिंग हो जाए उसकी व्यवस्था करने का काम किया है। बट टीएमसी अपने आप को हार नहीं मान रही है अभी तक। मगर ये सारा जो बौखलाहट दिख रहा है ममता दीदी का या टीएमसी वालों का, आरोप प्रत्यारोप, गलत ढंग से बोलना, ये सब है कि वो हार गई बुरी तरह से। अच्छा, जिस तरीके से सर 15 बूथों पर रीपोलिंग हो रही है, काफ़ी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, ईवीएम टैंपरिंग को लेकर के, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर के भी काफ़ी सारे आरोप लगाए गए। वो कुछ जो हारने वाले होते हैं ना, जब हारने लगते हैं तो टैंपरिंग हो गया, तो बक्सा बदल दिया गया, तो स्ट्रांग रूम में फलाना हो गया, ये सब कुछ नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ गड़बड़ी होती रही है उसको सुधारा है चुनाव आयोग ने सख्ती के साथ, और बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुआ है, फेयर काउंटिंग भी होगा और नतीजे बहुत जल्द आ जाएंगे। जिस तरीके से सर बिहार तो इधर पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले सियासी हलचल चरम पर पहुंच गई है। 4 मई को होने वाली काउंटिंग से पहले दोनों प्रमुख दल पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी कोलकाता में बड़ी रणनीतिक बैठक करने जा रही है, जिससे पार्टी के सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल होने वाले हैं। इस बैठक में काउंटिंग के दिन की रणनीति, कार्यकर्ता को निर्देश और हर बूथ पर नजर बनाए रखने की प्लानिंग तैयार की जाएगी। तो दूसरी तरफ टीएमसी भी पीछे नहीं है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में वर्चुअल बैठक होने जा रही है, जिसमें काउंटिंग एजेंट्स और इसके अलावा संगठन के पदाधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा होनी है। मतलब एग्जिट पोल भले ही बीजेपी पर मोहर लगा रहे हो, लेकिन ममता और उनके कार्यकर्ता लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, बवाल भी मचा हुआ है। लेकिन 4 मई को पता चलेगा कि आखिरकार जनता ने किसे अपना जनादेश दिया है। तो फोन लाइन पर अविनाश हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, जो इस प्रकार से एक बार फिर से पुनर्मतदान 2 सीटों के 15 बूथ पर हो रहे हैं, क्या कुछ हलचल देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार आप अगर देखें तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से पहले फेज के चुनाव में आप देखें तो जिस तरीके से तमाम जगहों पर झड़प हुई, उसके बाद दूसरे फेज की अगर बात करें तो वहां पर भी हिंसा की खबरें लगातार निकलती हुई आती रही शाम तक। आप देखिए तो इस तरीके से जो चुनाव हुआ है वो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि लोगों में जो है वोट को लेकर जागरूकता थी, जिसका नतीजा है कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में आप अगर देखें तो जो वोट शेयरिंग परसेंटेज है वो तकरीबन जो है 92 से 93 तक रहा है। ऐसे में लगातार दावा कर रही है तो जो है लोगों ने जिस तरीके से बच्चों से वोट किया है वो हमारे पक्ष में किया है, यानी कि आने वाले समय से दीदी कहीं ना कहीं खेला करने में कामयाब हो रही है, ऐसा जो है दावा है टीएमसी की तरफ से। वही भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस बार जो है लोग परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले हैं। लेकिन आप अगर देखें तो जिस तरीके से खबरें आई जो है मतदान के समय, उसके बाद में स्ट्रांग रूम में जिस तरीके से ममता पहुंचती है वहां पर वहां गई, वहां पर जो है स्ट्रांग रूम में जो लोगों को चोरी को लेकर आरोप लगाते हैं, वही हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। और पक्ष की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे जो है वो लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जब हारने का वक्त है, यानी कि इस बार देखा है जब चुनाव में जो है ममता बनर्जी हार रही है। बिल्कुल अविनाश, जिस प्रकार से एक तरफ पुनर्मतदान हो रहे हैं तो दूसरी ओर अब बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां बीजेपी सभी सांसदों और मंत्रियों के साथ बैठक करने वाली, तो दूसरी तरफ वर्चुअल बैठक टीएमसी की ओर से बुला ली गई है। मंथन जारी है। जिस तरीके से 4 मई को चुनाव के जिस तरीके से नतीजों का इंतजार है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो या फिर टीएमसी लगातार बैठ के कर रही, लगातार उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रयास है कि आने वाले समय में कह सकते हैं जो चुनाव तरीके हैं वो आना शुरू हो गए, तो ऐसे में उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या फिर किस तरीके से रणनीति तमाम जो है स्ट्रांग रूम से वहां पर रखी जाए। ठीक है, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो बताते चले दोनों ही दलों में अब मंथन का दौर साफ देखने को मिला, जिससे ये पता चल रहा है कि कितना कठिन है इस बार के बंगाल के परिणाम। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। बताते चले टीएमसी की याचिका पर देश के शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करेगी। दरअसल चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात करने का फैसला लिया गया था। टीएमसी का आरोप है कि ये कदम राज्य के अधिकार क्षेत्र को जिस प्रकार से हस्तक्षेप करता है
और उसमें चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। आयोग का दावा तो यह है कि किसी तरह की गड़बड़ी या विवाद की संभावना को कम किया जा सकेगा और आज की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो बताते चले, आज केंद्र पर्यवेक्षकों की तैनाती पर जो विवाद हुआ था, जिस पर आज सुप्रीम फैसला आना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम जारी हो गया है। बताते चले, मुख्यमंत्री आज कई विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें विकास कार्यों, घोषणाओं की प्रगति पर विशेष फोकस होगा। जानकारी के मुताबिक सीएम धामी यमकेश्वर, पौड़ी और इसके अलावा श्रीनगर विधानसभा क्षेत्रों में कई घोषणाएं करने की स्थिति लेंगे, यानी कि उसका जायजा लेते हुए नजर आएंगे और इसके अलावा लैंसडाउन और कोटद्वार क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और इसके अलावा जिसमें योजनाओं का कार्य तय समय सीमा पर पूरा किया जा सके, जनता को उससे सीधा लाभ पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री का फोकस जमीनी स्तर पर योजनाओं की प्रगति को तेज करना है और वही नहीं, अपने दिन के कार्यक्रम की शुरुआत जहां शाम 4 बजे श्रीमद् भगवत कथा में शामिल होंगे और इसके अलावा कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति को लेकर स्थानीय स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बताते चले, खेता सराय थाना क्षेत्र में बारात लेकर जा रहे एक दूल्हे की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि हमलावरों की तलाश में छापेमारी की जा रही है और जानकारी के मुताबिक बैंड बाजे और उत्साह के बीच बारात आगे बढ़ रही थी। तभी मनेक्षा गांव के पास पहले से ही घात लगाए बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने हमला बोल दिया। हमलावरों ने दूल्हे की कार को चारों तरफ से घेरते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज से मौके पर भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस बीच दूल्हा लहूलुहान होकर कार से गिर पड़ा। परिजन तत्काल उसे अस्पताल ले गए, जहां से डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल तेज हुई और परिजनों की माने तो कुछ लोगों से पुरानी रंजिश थी और धमकी भी दी गई थी। उन्हीं लोगों में घटना को अंजाम देने का शक जताया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मतलब धमकी देते थे, आज गोली मार दी है उसको। क्या चलती बारात में ये बारात जा रही थी, घर से निकली, घर से 5-6 किलोमीटर दूर निकल के गई, वहीं रास्ते में मतलब फॉर्च्यूनर से ओवरटेक किया और बगल से एक गाड़ी आई, बाइक से मार दिए गोली। तो कितने लोग थे बाइक पे? बाइक पे देख नहीं पाए कितने लोग थे, शायद 2-3 लोग जो भी थे, मतलब देख नहीं पाए बाइक पे कितने थे सही से। हम लोग पाछे वाली गाड़ी में थे। अच्छा, फिर उसके बाद उनको अस्पताल ले आए गए? हाँ, उनको हबीब हॉस्पिटल वहीं पर पड़ता है नज़दीक में, वहाँ पर लेके वहाँ से रेफर कर दिए, तुरंत यहाँ पर ले गया। आपकी तरफ से कोई कंप्लेन वगैरह दी गई है पुलिस को? नहीं, अभी तो नहीं दी गई है कोई कंप्लेन। किसी पे शक है आपको? हाँ, शक है ना सर, बता रहे हैं 2-3 लोग वही हमेशा धमकी देते थे, हमारे भाई को मार देंगे जान से। एक प्रदीप नाम का वो तो बोल रहा था बारात लेकर आओ, बारात में गोली मार देंगे, बारात में नहीं जाने देंगे, बारात मार देंगे गोली। ये धमकी कैसे, क्या फ़ोन वगैरह पे देते थे या हाँ, कैसे? फ़ोन सामने वगैरह से? पे देते थे, फ़ोन वगैरह पे। सामने से तो मिले ही नहीं, सामने से बोल रहा था वो मारेंगे, ऐसे वैसे फ़ोन से धमकी दे रहा था कि तुमको मारेंगे, बारात नहीं आएगा, बारात में मारेंगे, देखते हैं कैसे शादी करोगे। अच्छा, कितने बजे घटनाक्रम हुआ है? फिलहाल 8:30 बजे के बीच में। अच्छा, आपका क्या नाम है और क्या लगता है आप उनको? हमारा नाम रितेश है और हमारा चचेरा भाई लगता है। जिनको गोली मारी गई उनका क्या हमारा नाम? भाई लगता है वो। क्या नाम है? आज़ाद नाम है। आज देर सायं थाना खेतासराय क्षेत्र में एक बारात में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो यह जानकारी हुई कि आज आज़ाद बिंद नाम के एक युवक की बारात थाना खेतासराय क्षेत्र में जा रही थी। जिस लड़की से इस युवक की शादी तय हुई थी, उस लड़की का एक रिश्तेदार प्रदीप बिंद इस शादी से नाराज चल रहा था, जिसकी वजह से आज उसने अपने एक साथी रवि यादव के साथ में मोटरसाइकिल से आके दूल्हे के ऊपर फायर कर दिया। घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है
अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। उस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। ईरान को परमाणु हथियार नहीं दे सकते, ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, ट्रंप की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। ईरान इजरायल पर हमला कर सकता है, अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। ईरान इजरायल पर हमला कर सकता है, जो कि अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा। डोनाल्ड ट्रंप, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। ईरान को परमाणु हथियार नहीं दे सकते हैं, वो इजरायल के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा। ईरान हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, ये बड़ा बयान दिया गया ट्रंप की ओर से। अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा, डोनाल्ड ट्रंप। ईरान को परमाणु हथियार नहीं दे सकते। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवनिर्मित गंगा एक्सप्रेसवे पर मई के दूसरे हफ्ते तक टोल फ्री सफर कर दिया है। जी हां, राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक इस फैसले से प्रदेश की जनता बिना किसी शुल्क के उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे और अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे पर सफर कर सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपीडा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए परियोजनाओं और इसके अलावा विकसित करने वाली कंपनियां आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अलावा अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर को 15 दिनों तक टोल इकट्ठा करने की स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। और इसके अलावा यूपीडा के आदेश के मुताबिक इस दौरान यात्रियों से किसी भी प्रकार का टोल नहीं लिया जाएगा। बयान के मुताबिक सरकार का मकसद है कि शुरुआती चरण में अधिक से अधिक लोग जिस प्रकार से इस हाईटेक एक्सप्रेसवे पर सफर कर सकेंगे। तो सीएम योगी की फ्री राइड और गंगा एक्सप्रेसवे पर मुफ्त सफर कर सकेंगे। तो सरकार ने 15 दिन तक के कोई भी टैक्स वसूली के लिए इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी सौगात दी गई है, सीएम योगी की फ्री राइड की सौगात। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने नवनिर्मित गंगा एक्सप्रेसवे पर मई के दूसरे हफ्ते तक टोल फ्री सफर का फैसला किया है और राज्य सरकार की ओर से इसके लेकर बयानबाजी भी सामने आई, बयान दिया गया और इस फैसले से प्रदेश की जनता बिना किसी शुल्क के उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे और अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे का सफर कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपीडा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए परियोजना विकसित करने वाली कंपनी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अलावा अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर को 15 दिनों तक टोल इकट्ठा करने को स्थगित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपीडा के मुताबिक जहां जो आदेश जारी किया गया है, इस दौरान यात्रियों से किसी भी प्रकार का टोल नहीं लिया जाएगा। बयान के मुताबिक सरकार का मकसद है कि शुरुआती चरण में अधिक से अधिक लोग इस अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे का सफर कर सकेंगे। तो गंगा एक्सप्रेसवे पर आप 15 दिनों तक के बिना किसी टैक्स के यानी कि टोल दिए बिना आप जा सकते हैं और गंगा एक्सप्रेसवे का जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है उसका आनंद ले सकते हैं। तो गंगा एक्सप्रेसवे पर मुफ्त का सफर कर सकेंगे आप, ये सरकार की ओर से फैसला लिया गया। तो यूपीडा ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि इस फैसले से प्रदेश की जनता जहां किसी शुल्क के यानी कि बिना किसी शुल्क के उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे और अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे पर सफर कर सकेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपीडा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए परियोजना विकसित करने वाली कंपनियों को ये आदेश दे दिए हैं।